के प्रकार बताए गए, आसन बताया गया, प्राणायाम बताया गया और अन्य अन्य ऐसी ही कुछ चीजें बताई गई। योग की परिभाषा क्या बताया गया योग बीज में? प्राण और अपान की एकता, सूर्य और चंद्र का की एकता, रज और वीर्य की एकता, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन क्या है? योग है। ये इस तरीके का मिलन वाला जो बताया गया स्वरूप, ये यहाँ बताया गया। योग के प्रकार क्या है? योग के प्रकार मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। यही अ, उसमें शिव संहिता में भी प्रकार बताया गया। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। वहां भी हमने देखा था शिव संहिता में। यहाँ भी वही बात बताई गई, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। तो इसमें तो कोई अंतर नहीं है शिव संहिता में योग बीच में। आसन हमने देखा शिव संहिता में क्या है, 4 आसन बताया गया है। शिव संहिता में 4 आसन है, वहीं योग बीज में सिर्फ एक आसन बोला गया है। शिव संहिता के आसन कौन कौन से हैं? सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, उग्रासन। उग्रासन को ही पश्चिम तान आसन बोलते हैं और इससे कुंडलिनी जागृत की बात कही गई है। और वहीं पर जो हमने कल देखा योग बीज ग्रंथ में वज्रासन बोला गया, सिद्धासन को ही वज्रासन कहा गया और इसी में प्राणायाम करने की बात कही गई। प्राणायाम 2 प्रकार का है, केवल और सहित। केवली कुंभक और सहित कुंभक। केवली प्राणायाम और सहित प्राणायाम। केवली प्राणायाम क्या है, सहित प्राणायाम क्या है? तो सहित प्राणायाम वो है जिसमें हम कुंभक का प्रयोग करते हैं, जिसमें 4 यहाँ बताया गया। वहीं हठ प्रदीपिका में 8 कुंभक बताया गया है, सहित 8 कुंभक है। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावन। वहीं यहाँ पर सिर्फ 4 ही बताया है, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्री। भस्त्री को भस्त्रिका को भस्त्री शब्द से यहाँ पे बोला गया है और भस्त्री ये है जो है ग्रंथि भेदन का काम करता है। हठ प्रदीपिका में भस्त्रिका क्या है, कुंडलिनी जागृत का काम करती है। यहाँ पर भस्त्री क्या है, ग्रंथि भेदन का काम कर रही है। केवल कुंभक नाड़ी शोधन को बोला गया है, केवल कुंभक। और यह नाड़ी शोधन जो है श्रेष्ठ प्राणायाम है, मोक्ष प्राप्ति करवाता है, पश्चिम मार्ग भी बोला गया है। चित्त शुद्धि का उपाय है यह प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि श्रेष्ठ प्राणायाम शिव संहिता में योग बीज में किसको बोला गया है? तो नाड़ी शोधन बोला गया है। वहीं प्राणायाम का स्वरूप शिव संहिता में क्या है? शिव संहिता में एक ही प्राणायाम बताया गया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको 20 क्रम करने के लिए कहा गया है। दिन भर में 4 बार, मतलब 80 80 क्रम 24 घंटे में होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। फिर बंध बताया गया, 3 बंध का वर्णन किया गया है यहाँ, मूल बंध, उद्यार बंध, जालंधर बंध। और 5 प्राण का वर्णन किया गया है। वहीं शिव संहिता में 10 प्राण का वर्णन किया गया है, यहाँ 5 प्राण का वर्णन किया गया है। कर्म, 2 कर्म बताया गया, शुक्ल और कृष्ण। और ग्रंथि बताई गई, 3 ग्रंथियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। सिद्धि बताई गई, कल्पित सिद्धि, सिद्धि। ज्ञानी के प्रकार बताया गया, परिपक्व ज्ञानी, अपरिपक्व ज्ञानी। फिर पिंड की उत्पत्ति कैसे होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सप्त धातुओं से और 3 गुणों से, सत्व, राजा, तम, इन तीनों गुणों से 7 धातुओं के मेल से इस पिंड की उत्पत्ति होती है। दुख से मुक्ति का मार्ग, नाथ मार्ग, भगवान बुद्ध ने अष्टमग्ग दिया है। दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? अष्टमग्ग है। महर्षि पतंजलि ने क्या दिया है? दुख मुक्ति का मार्ग, अष्टांग योग दिया है। और यहाँ पर क्या बोला गया है योग बीज में कि यह दुख से मुक्ति का मार्ग है, नाथ मार्ग, सिद्धि मार्ग। ठीक है। तो ये है।
और एक प्रमुख पॉइंट है नाड़ियों के बारे में, 21 नाड़ियां बताई गई हैं प्रमुख। वहीं वहीं जो है इसमें शिव संहिता में, शिव संहिता में 14 प्रमुख नाड़ियां बताई गई हैं। टोटल 3.5 लाख नाड़ियां हैं। शिव संहिता में टोटल 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं, जिसमें से 14 प्रमुख हैं। और एक अति महत्वपूर्ण नाड़ी है चित्रा नाड़ी शिव संहिता में, जो क्या करती है, जो जिसको ब्रह्मरंध्र बोला गया है, दिव्य मार्ग बोला गया है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं चित्रा नाड़ी में ध्यान करने से। शरीर की उपाधि रूपा बोला गया है इसको, शुद्ध है, चमकदार है, ठीक है। ये है चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी को लेकर प्रमुख नाड़ियों की संख्या कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। चित्रा नाड़ी को लेने के बाद शिव संहिता में प्रमुख नाड़ियों की संख्या 15 हो जाती है। द्वितीय अध्याय में नाड़ी के बारे में बताया गया। वहीं योग बीज में, योग बीज में क्या है? 21 नाड़ियां प्रमुख हैं। सुषुम्ना सबसे सर्व प्रमुख है। 21 नाड़ियों की बात बताई गई है। सुषुम्ना सर्व प्रमुख है, सबसे प्रमुख है। और इसको सुषुम्ना को विश्वधारिणी बोला गया है। कहाँ पर? योग बीज में। और शिव संहिता में सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है चित्रा नाड़ी, योग बीज में सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी। आज हम, और इसका काल था आदि काल। तो ये हठ योग की शुरुआत जो होती है, हठ योग के जो प्रणेता माने जाते हैं, भगवान शिव माने जाते हैं, आदि योगी उनको बोला जाता है। और उन्होंने जो ग्रंथ दिया वो हठ योग का ही ग्रंथ है, आदि काल है, आदि योगी है, आदि काल है। अब इसके बाद अगर कुछ प्रमाण मिलता है हमें योग के स्वरूप का, तो वह 10वीं शताब्दी में मिलता है। 10वीं शताब्दी में हमें योग के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? गुरु गोरक्षनाथ जी से मिलते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य थे, और मत्स्येंद्र नाथ भगवान शिव के, आदिनाथ के शिष्य थे। तो ये इनके शिष्य हैं, और इन्हीं से जो प्रमाण मिलता है, ग्रंथों का जो स्वरूप मिलता है, इन्हीं से मिलता है। इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हठ योग में। तो ये उसमें हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष संहिता है। गोरक्ष संहिता, गोरक्ष शतक भी बोलते हैं गोरक्ष संहिता को। तो ये गोरक्ष संहिता जो है, ये भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है। इंट्रोडक्शन है, गोरक्ष संहिता के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है, गोरक्ष संहिता क्या है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, 10वीं शताब्दी इसका काल है। सभी को पीडीएफ मिला होगा। हमने जो पीडीएफ बनाया है वो सबको संभवतः मिला होगा। कोई नहीं पाया है तो बताएं। देखें, ये जो टाइम होता है शुरू का 10 मिनट, 12 मिनट, मैं जैसे ही क्लास 9 बजता है या 9 बज के 2 मिनट होता है, तुरंत क्लास शुरू कर देता हूँ। और पीछे का जो भी क्लास था ये विदिन 10 मिनट हमने उसको रिवाइज कर लिया। तो आप अगर 2 मिनट 4 मिनट पहले आ जाएंगे तो आपका कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। कल का सारा मैं रिवाइज कर देता हूँ। मान लीजिए जिसने कल का क्लास नहीं भी किया होगा, वो 10 मिनट अगर रिवीजन सुन लिया तो उसको पूरा क्लास समझ में आ जाता है, 10 मिनट में ही समझ में आ जाता है। अगर, और दूसरी चीज क्या होती है इस क्लास में, आज के क्लास की एक भूमिका तैयार होती है। आज क्या पढ़ना है हमको, आज क्या समझना है हमको, वो उसका बेस जो होता है ये 10 मिनट पहले ही तैयार होता है। पहले के 10 मिनट, शुरुआत के 10 मिनट वो बेस बनता है। तो इसलिए टाइम से जोड़ने का प्रयास करें। और योग के स्टूडेंट हैं हम लोग, योग के फील्ड में हैं, तो हम, हमारे लिए तो कहने वाली ही बात नहीं है, ये तो होने वाली बात है। क्योंकि अनुशासन से ही चीजें शुरू होती हैं। योग में पहला सूत्र ही है
यही अनुशासन। तो अच्छा होगा, सबके हित में रहता है, आपके भी हित में है, हमारे भी हित में है। बार बार हमको किसी को इंटर नहीं करना पड़ता है, बार बार किसी को एडमिट नहीं करना पड़ता है। हम्म, तो आज का जो हमारा है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध, सिद्ध का मतलब समझ रहे हैं? सिद्ध जो होते हैं, इनको, जो इस नाथ संप्रदाय में जो योगी होते हैं उनको सिद्ध बोला जाता है। और उनके सिद्धांत की बात की गई है, सिद्धों के सिद्धांत की बात की गई है। सिद्धों के सिद्धांत की पद्धति क्या होती है, ट्रेडिशन क्या होती है, परंपरा क्या होती है, उसका विचार किया गया है इस ग्रंथ। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जिसको 6 अध्याय में बांटा गया है। 6 अध्याय हैं। शिव संहिता में कितने अध्याय थे? 5 अध्याय थे। वहां पे अध्यायों को पटल बोला गया था। प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल। प्रथम पटल में कर्म ज्ञान की बात किए, द्वितीय पटल में नाड़ी की बात किए शिव संहिता में, तृतीय पटल में प्राण प्राण की, चौथे पटल में मुद्रा की बात किए। 5 पटल टोटल बताया गया था शिव संहिता में। वहीं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने पटल हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 6 अध्याय बताए गए हैं। इन अध्यायों का नाम हमें याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नाम ही सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं। बहुत से लोग, हमको लगता है 90% लोग जो एग्जाम में देने जाते हैं उनको 6 अध्याय का नाम भी नहीं याद होता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के 6 अध्याय का नाम नहीं याद होता है। तो नाम क्या है? पहला है उत्पत्ति विचार। किसकी उत्पत्ति विचार की गई है, किसके उत्पत्ति के बारे में विचार किया गया है? तो इस पिंड की उत्पत्ति के विचार बारे में विचार किया गया है। रविंद्र जी स्क्रीन ना शेयर करें। इस पिंड की उत्पत्ति के बारे में विचार किया गया है। और ये पिंड क्या है? ये हमारा शरीर, ये हमारा शरीर क्या है? पिंड है। कहा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है इस पिंड में सब है। इस पिंड की उत्पत्ति पर विचार किया गया है। योगी जो होता है, साधक जो होता है, वो इसी, जो ऋषि होते थे वो इसी पिंड पर रिसर्च करते थे। और इस पिंड के रिसर्च से उनको जो प्राप्त होता था उस ब्रह्मांड में उसको वो स्वीकार कर लेते थे। क्योंकि ब्रह्मांड और पिंड दोनों एक ही है। वो समष्टि है, ये व्यष्टि है। ये छोटा स्वरूप है, वो बड़ा स्वरूप है। ठीक है। तो पिंड उत्पत्ति विचार, सबसे पहला अध्याय, जो पहला पटल है, पहला अध्याय है पिंड उत्पत्ति विचार। ये याद होना चाहिए। पहला अध्याय का नाम क्या है? पिंड उत्पत्ति विचार। दूसरा क्या है? ये क्लास कर लेंगे, अगर 3 क्लास कर लेंगे तो नाम तो याद ही हो जाएगा, इसको छोड़ना ही नहीं। दूसरा क्या है? अब इस पर विचार की बात करते हैं। पिंड विचार, पहला है पिंड उत्पत्ति विचार, दूसरा है पिंड विचार। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? दूसरे उपदेश का नाम क्या है? पिंड विचार। इस पिंड के विचार में, विचार के बारे में, पिंड के विचार किया गया है, पिंड पर विचार किया गया है, जिसका नाम बोला गया पिंड विचार। पिंड विचार के बाद पिंड संवित्ति तीसरा अध्याय है, तीसरा उपदेश है। यहाँ ये अध्याय ना बोलकर उपदेश बोला गया है। प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश, तृतीय उपदेश, चतुर्थ उपदेश। जैसे वहां पर पटल बोला गया है, शिव संहिता में पटल बोला गया है, यहाँ पर उपदेश बोला गया है। ये उपदेश, तृतीय उपदेश क्या है? पिंड संवित्ति, जिसको पिंड ज्ञानी भी बोलते हैं। पिंड ज्ञानी, पिंड ज्ञानी भी कहा जाता है। चौथा उपदेश है पिंडाधार। चौथा उपदेश है पिंडाधार। पांचवा है पिंड पद सामरस्य। छठा है अवधूत योगी। तो 5 बार इसको
बोलने का प्रयास करें। 5 बार, 6 नाम 5 बार बोलें। पिंड उत्पत्ति विचार, पिंड विचार, पिंड संवित्ति, पिंडाधार, पिंड पद सामरस्य, अवधूत योगी। फिर से बोलें। पिंड उत्पत्ति विचार, पिंड विचार, पिंड संवित्ति, पिंडाधार, पिंड पद सामरस्य, अवधूत योगी। पिंड उत्पत्ति विचार, पिंड विचार, पिंड संवित्ति, पिंडाधार, पिंड पद सामरस्य, अवधूत योगी। पिंड उत्पत्ति विचार, पिंड विचार, पिंड संवित्ति, पिंडाधार, पिंड पद सामरस्य, अवधूत योगी। ये नाम याद होना परम आवश्यक है। नाम नहीं याद होगा तो अध्याय क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। पहले, सबसे पहले ऊपर का स्ट्रक्चर समझ में होना चाहिए। ये 6 अध्याय हैं, संख्या पता होनी चाहिए। 6 उपदेश हैं, 6 उपदेश के ये नाम हैं, जिसमें सबसे पहला है पिंड उत्पत्ति विचार। इस पिंड उत्पत्ति विचार में कुछ बातें बताई गई हैं। कौन कौन सी बातें बताई गई हैं? इसमें 12 पॉइंट है। इन 12 पॉइंट को हमको समझ लेना है। फिर द्वितीय द्वितीय जो उपदेश है उसमें भी 5 पॉइंट हैं, फिर उनको समझ लेंगे। तृतीय उपदेश में 12 पॉइंट है, उनको समझ लेंगे। चौथा चौथा उपदेश जो है पिंडाधार, उसमें 4 पॉइंट है, उसको समझ लेंगे। पांचवें उपदेश में पिंड पद सामरस्य में भी 5 पॉइंट है, उसको समझ लेंगे। ऐसे ही एक एक अध्याय को समझते निकल चलेंगे। अभी हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लिया कि ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर में पता चला कि 6 अध्याय में चीजें डिवाइड की गई, जिसको उपदेश बोला गया है। पहला है पिंड उत्पत्ति विचार। इस पिंड के बारे में विचार किया गया है, पिंड की उत्पत्ति के विचार किए गए हैं। तो पहला जो अध्याय है, पहला जो उपदेश है, इसमें 12 पॉइंट बताया गया है। सबसे पहले आदिम शक्तियां बताई गई, आदिम शक्तियां। दूसरा, अधिष्ठात्र देव। पीडीएफ सबके पास है। अधिष्ठात्र देव, अनाद्य पिंड, महासाकार आद्य पिंड, महाआकार पिंड की 8 मूर्ति, प्रकृति पिंड की उत्पत्ति, अंतःकरण पंचक, कुल पंचक, व्यक्ति शक्ति पंचक, प्रत्यक्ष करण पंचक, 10 नाड़ी, 10 वायु। यह 12 पॉइंट बताए गए हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति के प्रथम उपदेश में, जिसका नाम है पिंड उत्पत्ति विचार। क्या क्या है, इनको भी हमको याद करना है। जैसे हमने देखा, ये पिंड उत्पत्ति विचार, पिंड विचार, पिंड संवित्ति, पिंडाधार, पिंडपत सामरस्य, अवधूत योगी। ऐसे ही यह भी नाम हमें याद होने चाहिए। जैसे इन नामों से भी प्रश्न आ जाता है कि 10 नाड़ी का वर्णन सिद्ध सिद्धांत पद्धति के कौन से अध्याय में किया गया है। 10 वायु का वर्णन सिद्ध सिद्धांत पद्धति के कौन से अध्याय में किया गया है। यह अंतःकरण पंचक का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है। कुल पंचक का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है। तो यहीं से एक प्रश्न तो ये बनता है, पहला ये प्रश्न बनता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने अध्याय हैं, कितने उपदेश हैं। तो पता चल गया 6 उपदेश हैं। अब पहले अध्याय का नाम क्या है? पिंड उत्पत्ति विचार। इसमें कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं प्रश्न? ये जो 12 पॉइंट दिया है, इन्हीं को पूछ सकते हैं। कौन से अध्याय में, इस प्रथम अध्याय में, या यह बात कौन से अध्याय में बताई गई है, यह प्रश्न बन सकता है। 12 पॉइंट को हमको, हमारा आज का काम है, ये 12 पॉइंट हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले आदिम शक्तियां। आदिम शक्तियां क्या है ये नहीं हमें पता है, लेकिन हमको सिर्फ याद इनका करना है। यह आदिम शक्तियां के बारे में यही हमको बताया गया है। पिंड उत्पत्ति विचार के प्रथम पॉइंट, प्रथम पिंड उत्पत्ति विचार जो प्रथम अध्याय है, प्रथम उपदेश है, इसमें पहली जो बात बताई गई है वो क्या है? वो है पिंड उत्पत्ति विचार में पहली बात है आदिम शक्तियां। 5 आदिम शक्तियां। आदिम शक्तियां कौन है? उनको हम कल देखेंगे, क्योंकि आज अगर उनको देखेंगे तो सब भूल जाएंगे। 5 आदिम शक्तियों के बारे में बताया गया है, वे 5 आदिम शक्तियां हम कल देखेंगे। दूसरा बताया गया है अधिष्ठात्र देव।
ये अधिष्ठात्र देव क्या है, इनके बारे में भी कल देखेंगे। ये सिर्फ आदिम शक्तियां और अधिष्ठात्र दो, ये पांच आदिम शक्तियां हैं, पांच अधिष्ठात्र देव हैं। तीसरा बात बताया गया अनाद्य पिंड। अनाद्य पिंड क्या है, ये भी पांच, इनकी भी संख्या पांच है। अनाद्य पिंड की संख्या भी पांच है। ये पांच अनाद्य पिंड हैं। इनमें इनको भी देखेंगे। चौथा चौथा जो बात बताया गया पिंड उत्पत्ति विचार में, महासाकार आद्य पिंड। महासाकार आद्य पिंड, ये महासाकार आद्य पिंड जो है, इनकी भी संख्या पांच है। ये भी पांच हैं, इनको भी हम समझेंगे ये पांच कौन कौन है। तो हमने क्या देखा, चार पॉइंट देखा। आदिम शक्तियां, अधिष्ठात्र देव, अनाद्य पिंड, महासाकार आद्य पिंड, चार बात हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है, महाआकार पिंड की आठ मूर्ति। महाआकार पिंड की आठ मूर्ति का मतलब है, ये जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उन्हीं के आठ नाम हैं। उन्हीं के आठ नाम ही क्या हैं, उन्हीं के आठ नाम ही, वो ब्रह्म के आठ नाम ही महाआकार पिंड की आठ मूर्ति, आठ नाम है। उनको देखेंगे। यहाँ पे इसकी संख्या आठ बताई गई है। ठीक है, इसमें ही लिख दिया है पॉइंट में ही, महाआकार पिंड की आठ मूर्ति। छठा पॉइंट क्या है, प्रकृति पिंड की उत्पत्ति। प्रकृति पिंड की उत्पत्ति अर्थात नर नारी की उत्पत्ति। ये जो प्रकृति, जो पिंड है, ये हमारा जो शरीर है, इसमें नर और नारी, मेल एंड फीमेल, ये दो हैं। इनकी जो उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है, कौन से तत्वों से हुई है, तो उन तत्वों का वर्णन किया गया है। प्रकृति पिंड की उत्पत्ति कौन कौन से तत्वों से हुई है, उन तत्वों का वर्णन किया गया है इसमें। उसकी संख्या भी पांच ही बताई गई है। फिर सतवां पॉइंट है अंतःकरण पंचक। अंतःकरण किसको बोलते हैं, आप काफी लोगों को पता होगा। अंतःकरण किसको बोलते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इसको बोलते हैं अंतःकरण। लेकिन यहाँ अंतःकरण पंचक में पांच बातें रखी गई हैं। क्या हैं वो पांच बातें, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य, इनको हम देखेंगे। तो अंतःकरण पंचक का भी वर्णन किया गया है। फिर कुल पंचक का वर्णन किया गया है। कुल पंचक क्या होता है, कुल पंचक ये है कोई शब्द, इसमें भी पांच बातें बताई गई हैं। कुल पंचक में भी पांच बातें बताई गई हैं, इसको भी समझेंगे। उसके बाद व्यक्ति शक्ति पंचक का वर्णन किया गया है। व्यक्ति शक्ति पंचक, यह व्यक्ति की शक्ति होती है, कौन सी पांच शक्तियां होती हैं, उनका वर्णन किया गया है। फिर प्रत्यक्ष करण पंचक, प्रत्यक्ष करण पंचक क्या है, उसको भी देखेंगे। फिर 10 नाड़ी, 11 पॉइंट है 10 नाड़ी, और 12 पॉइंट है 10 वायु का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 10 नाड़ियों के नाम भी यहाँ बताए गए हैं, 10 वायु के नाम भी यहाँ बताए गए हैं। 10 वायु हमने तो पढ़ा ही है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कुर्म, करकर, देवदत्त, धनंजय, ये पांच प्राण, 10 पांच उप प्राण, टोटल 10 हमने तो पढ़ा है। तो ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति का जो प्रथम उपदेश है, पिंड उत्पत्ति विचार, इसमें 12 पॉइंट बताया गया है। जिसमें पहला क्या है, आदिम शक्तियां। वे पांच आदिम शक्तियां कौन कौन सी हैं, वे पांच आदिम शक्तियां हैं, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्मा, कुंडलिनी। इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पांच अभी आज इतना ही समझें। ये जो भी बताया गया है, पांच आदिम शक्तियां, पांच अधिष्ठात्र देव, पांच अनाद्य पिंड, पांच महासाकार आद्य पिंड, और फिर उसके बाद प्रकृति पिंड की उत्पत्ति, ये महाआकार पिंड की आठ मूर्ति। यहाँ पे यही एक चीज आठ संख्या में बताई गई है, बाकी जितना है सब पांच पांच। फिर प्रकृति पिंड की उत्पत्ति भी पांच, अंतःकरण पंचक भी पांच, कुल पंचक भी पांच,
व्यक्ति शक्ति पंचक भी 5 है, प्रत्यक्ष करण पंचक भी 5 है, 10 नाड़ी है, 10 वायु है। इतना इतना चीजों का वर्णन प्रथम उपदेश अर्थात पिंड उत्पत्ति विचार नामक उपदेश में किया गया है, जिस जो कौन सा है, प्रथम अध्याय। अब हम देखते हैं दूसरा अध्याय, जिसको दूसरा द्वितीय उपदेश बोला गया है। अंकित जी, आपको नहीं मिला है? जो लोग स्टूडेंट के ग्रुप में नहीं है उनको नहीं मिला होगा, क्योंकि ये जो मैं भेजा हूँ वो सिर्फ स्टूडेंट ग्रुप में ही भेजा हूँ ये पीडीएफ। ठीक है, जनरल नहीं भेजते हैं, तो अभी भेज दे रहे हैं, लेकिन वहां पे जुड़ जाएं आप, मैसेज करके व्हाट्सएप पर स्टूडेंट के ग्रुप में ऐड हो जाएं। अभी मिला अंकित जी? तो क्या हुआ? द्वितीय अध्याय, द्वितीय उपदेश, पिंड विचार। द्वितीय उपदेश का नाम क्या है? पिंड विचार नाम है। पहले में हमने 12 पॉइंट देखा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के प्रथम उपदेश में 12 पॉइंट हमने देखा। दूसरे उपदेश में 5 पॉइंट का वर्णन हमें समझना है। 5 पॉइंट क्या है? पिंड विचार। यह पिंड जो शरीर है हमारा, इसके बारे में विचार की गई। वहां उत्पत्ति विचार था, यहाँ पिंड विचार है। पिंड विचार क्या है? पिंड विचार क्या है? 9 चक्रों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ भी प्रश्न आता है कि 9 चक्रों का वर्णन कहाँ किया गया है? 9 चक्रों का वर्णन कहाँ किया गया है, यह प्रश्न आता है। तो अभी हमको समझ में आया कहाँ किया गया है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय क्या है? पिंड विचार। इसमें 9 चक्रों का वर्णन किया गया है। अभी हम 9 चक्रों को नहीं देखेंगे, सिर्फ इन्हीं को देखेंगे जो ये बताया गया है यहाँ पर। तो 9 चक्र का वर्णन किया गया है, चलिए ठीक है। और क्या बताया गया है इस पिंड विचार में? तो 16 आधार का वर्णन किया गया है। 9 चक्र ये शरीर के कुछ पॉइंट हैं, कुछ सेंटर हैं, जो उनको एनर्जी सेंटर बोलते हैं। ये 9 चक्र हैं। उसके बाद 16 आधार का वर्णन किया गया है। 16 आधार, ये चक्रों का वर्णन शिव संहिता में भी किया गया है। किसी को पता है चक्रों का वर्णन शिव संहिता में है कि नहीं है? यस सर। कितने चक्र हैं शिव संहिता में? सर 7 छः चक्र बताए गए सात हैं। सात सॉरी। 7 चक्र हैं और उनको पद्म बोला गया है। चक्रों को शिव संहिता में पद्म बोला गया है। यहाँ पर 9 चक्र हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्रों का वर्णन मिलता है, द्वितीय अध्याय में मिलता है। और शिव संहिता में 7 चक्रों का वर्णन मिलता है। कौन से अध्याय में मिलता है? 5वें पटल में 5। मिलता है, पंचम पटल, 5वां अध्याय। ठीक है, 9 चक्र हो गया। यहाँ पे 9 चक्र, वहां पे 7 चक्र। यहाँ द्वितीय अध्याय में, वहां पर 5वें अध्याय अंतिम अध्याय में बताया गया है। तो फिर उसके बाद बताया गया 16 आधार। सर शिव योगराज संहिता उपनिषद में में भी मिलता है 9 चक्रों का वर्णन। आ? योगराज उपनिषद में भी मिलता है 9 चक्रों का वर्णन। हाँ, योगराजों में है, इसमें गोरख संहिता में भी है, 6 चक्र है वहां पे। ठीक है, तो अभी हमें यही का समझना है, क्योंकि शिव संहिता कल पढ़े हैं, आज सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ रहे हैं, इस वजह से उनको हम कोरिलेट कर रहे हैं, ताकि बार बार किसी भी माध्यम से रिवीजन होता रहे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अधिक क्लियर हो जाए। तो 9 चक्र, 16 आधार। 16 आधार भी शरीर के कुछ बिंदु होते हैं, कोई कोई पॉइंट होते हैं, इनको भी हम देखेंगे। जैसे ये अंगुष्ठाधार है, नासाग्र है, ऐसे ही 16 आधार हैं हमारे शरीर में। इनको हम कल देखेंगे, आज का हमारा विषय नहीं है। हमको आज का विषय ये है, पहले अध्याय में 12 पॉइंट समझ में आ जाए, द्वितीय अध्याय में 5 पॉइंट समझ में आ जाए। द्वितीय अध्याय का पहला पॉइंट है 9 चक्र, दूसरा पॉइंट है 16 आधार, तीसरा पॉइंट क्या है? 3 लक्ष्य। 3 लक्ष्य की बात की गई है यहाँ पर।
लक्ष्य क्या है? 3 लक्ष्य जो यहाँ पे बताया गया है, इसको हम देखेंगे। जब हम साधना करते हैं तो कोई ना कोई लक्ष्य होता है, अंतर लक्ष्य होता है, बहिर्लक्ष्य होता है और कोई लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य का ही वर्णन यहाँ पे किया गया है, हम उसको देखेंगे आगे के उसमें। ठीक है, तो लक्ष्य 3 लक्ष्य हो गया। उसके बाद व्योम पंचक का वर्णन किया गया है। व्योम पंचक, व्योम किसको बोलते हैं? व्योम बोलते हैं आकाश को, और आकाश के ही 5 नाम बताए गए हैं। व्योम पंचक में आकाश तत्व के ही 5 नाम बताए गए हैं। एक बार प्रश्न भी आया है, एक बार प्रश्न भी आया है, व्योम पंचक का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया है? सोचिए कितना सिंपल प्रश्न था कि व्योम पंचक का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया, बस इतनी सी बात पूछी थी। यहाँ अध्याय भी नहीं पूछा था। अभी तो इतना डीप में गए ही नहीं है, क्योंकि अभी ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है एग्जाम होते। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि व्योम पंचक का वर्णन कहाँ पे हुआ है। आपको मिलेगा, पीवाई क्यू सेशन भी हम लोग कर रहे हैं, उसमें मिलेगा ये प्रश्न कि व्योम पंचक का वर्णन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पे व्योम पंचक में 5 आकाश के ही नाम हैं, उनको हम देखेंगे। तो क्या क्या हमने देखा द्वितीय अध्याय में? 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य और व्योम पंचक, 4 चीज हो गया। पांचवा चीज क्या है? अष्टांग योग। पांचवा पॉइंट क्या है? अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। अष्टांग योग को हमको देखना है। अष्टांग योग में क्या क्या है आप सबको पता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सबको पता है। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, उसी का वर्णन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किया गया है। वही शिव संहिता में क्या बताया गया है? योग के अंगों का ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन वहां 4 प्रकार के योग का वर्णन किया गया है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग। योग बीज में भी 4 प्रकार के योग का वर्णन किया गया है, लेकिन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, ऐसा योग का प्रकार नहीं बताया। यहाँ अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। प्रश्न ये बन सकता है, अष्टांग योग का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है? तो द्वितीय अध्याय में। अभी तक हमने क्या क्या देखा? पहले अध्याय में 12 पॉइंट, दूसरे अध्याय में 5 पॉइंट। पहले अध्याय के 12 पॉइंट क्या हैं? आदिम शक्तियां, अधिष्ठात्र देव, अनाद्य पिंड, महासाकार आद्य पिंड, महाआकार पिंड की 8 मूर्ति, प्रकृति पिंड की उत्पत्ति, फिर अंतःकरण पंचक, कुल पंचक, व्यक्ति शक्ति पंचक, प्रत्यक्ष करण पंचक। इतनी चीजें हो गई। 11वां पॉइंट 10 नाड़ी, 10 वायु। ये 12 पिंड उत्पत्ति विचार अर्थात प्रथम उपदेश में दिया गया है। द्वितीय उपदेश पिंड विचार में 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, व्योम पंचक, अष्टांग योग। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग बताए गए। हमारा द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। ठीक है, हमने 2 अध्याय पढ़ लिया, प्रथम उपदेश पढ़ लिया, द्वितीय उपदेश पढ़ लिया। चलते हैं तृतीय उपदेश पर। तृतीय उपदेश में भी 12 पॉइंट बनाया है। पहले उपदेश में कितने पॉइंट थे? 12 पॉइंट। दूसरे उपदेश में 5 पॉइंट। तृतीय उपदेश में, जिसका नाम है पिंड संवित्ति, इसी पिंड संवित्ति को पिंड ज्ञानी भी बोलते हैं। पिंड ज्ञानी भी बोला जाता है, पिंड संवित्ति को पिंड ज्ञानी भी बोलते हैं। और क्या है इसमें? 12 पॉइंट बताया गया है। इसके अंदर में अच्छी बात है कि इसके अंदर में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसके सिर्फ बाहर बाहर हमको समझ लेना है। बाहर बाहर ऊपर ऊपर ही हमको इनको समझ लेना है, ये बाहर से हैं क्या। ठीक है, तो पहली चीज क्या है? 7 पटल के बारे में बताया गया है। 7 पटल क्या है उसको हम आगे देखेंगे। 7 पटल क्या है, जिसको 7 पाताल भी बोलते हैं। 7 पटल
21 विष्टि पिंड, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 64 वर्ण, 27 नक्षत्र, 21 ब्राह्मण, 12 राशियां, 9 ग्रह, 15 तिथियां, 72,000 नाड़ियां, ऐसे ही कुल पर्वत 9 खंड, 8 कुल पर्वत 9 खंड, इनका वर्णन तृतीय अध्याय में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए एग्जाम के लिए क्या, ये तृतीय अध्याय के जो ये 12-13 पॉइंट हैं, ये हमें याद होने चाहिए। इसके अंदर का याद नहीं है तो थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन अगर ये अध्याय का नाम नहीं याद है, यह अध्याय के अंदर जो सब पॉइंट हैं वे नहीं याद हैं, हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। इनको याद करना पड़ेगा। पहला तो याद हो गया होगा 12 पॉइंट, दूसरा भी 5 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, व्योम पंचक, अष्टांग योग, दूसरे अध्याय भी याद हो गए होंगे। तीसरा अध्याय देखते हैं। ये तीसरा अध्याय जो है, जिसको पिंड संवित्ति बोला गया है, पिंड ज्ञानी बोला गया है, 7 पटल हैं, 21 विष्टि पिंड, 7 द्वीप, 7 64 वर्ण, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह, 15 तिथि, 72,000 नाड़ियां, 8 कुल पर्वत, 9 खंड। तो इसमें से तो कितना आपको पता होगा पहले से, 72,000 नाड़ियां होती हैं, 15 तिथि होती है। ये 15 तिथि कैसे होती है? एक महीने में 2 पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष बोलते हैं, एक कृष्ण पक्ष बोलते हैं। एक पक्ष में 15 दिवस होते हैं, 15 तिथियां होती हैं, 9 ग्रह हैं टोटल, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, 64 वर्ण हैं, 7 समुद्र है, 7 द्वीप है, 21 विष्टि पिंड है, 7 पटल हैं। ये तो याद ही होगा। बस ये ध्यान में रखना है कि कौन से उपदेश में बताया गया है। ध्यान में क्या रखना है, कौन से उपदेश में, कौन से अध्याय में इसको बताया गया है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। पता तो सबको है, 7 द्वीप होता है, 7 समुद्र, 64 वर्ण, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह, 15 तिथि, 72,000 नाड़ियां, सबको पता है ये होता है, ये होता है, ये। लेकिन पता होने से नहीं होगा कुछ, पता ये होना चाहिए कौन से अध्याय में कहाँ बताया गया है ये। ठीक है, समझ में आया? तृतीय अध्याय समाप्त, चौथे अध्याय में चलते हैं। सर चौथा इसमें नौ अध्याय है, सर इसमें नौ नदी नहीं है? अं? नौ नौ नदी नदी नहीं है का, तृतीय? नहीं नहीं, नौ नदी नहीं है इसमें। यही है जो है, यही है पॉइंट, इतने ही हैं जो हमारे लिए हैं। हाँ, नौ नदी का ओके। वर्णन नहीं किया गया। हाँ, अब ये इसका, इसको जानने के बाद, तीसरे पटल को समझने, तीसरे उपदेश को समझने के बाद चौथे पे चलते हैं। इन सबको हम 3 दिन में पढ़ेंगे। ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति, आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, कल थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, परसों एकदम डीप में डिस्कस करेंगे इस पर। तो 3 दिन में हम पूरा क्लास समाप्त करेंगे। आज हम सिर्फ सरफेस सरफेस लेवल पर क्या कर रहे हैं, समाप्त कर लेंगे। कल थोड़ा सा और डीप लेवल पर समाप्त करेंगे, परसों और डीप लेवल पर समाप्त करेंगे। जब हमारी क्लास परसों समाप्त होगी, आज का क्लास आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सर ये नौ नदी एकदम क्लियर हो जाएगा। नौ